हेलो बच्चों, मैं वीके सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल वीके फिजिक्स पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग 12th क्लास का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसको शुरू करने जा रहे हैं और इसके वीडियो कंटिन्यूअस आते रहेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक को। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, उसको समझते हैं। तो बाबू, चैप्टर का नाम जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको बोलते हैं बाबू हिंदी में विद्युत स्थैतिकी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं। तो किसके बारे में स्टडी करेंगे? तो स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट। हम लोग के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है उसमें हम लोग रेस्ट चार्ज मतलब विराम आवेश के बारे में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग बाबू किसके बारे में अध्ययन करने वाला है? तो इस चैप्टर में हम लोग विराम आवेश के बारे में क्या करते हैं बाबू? तो विराम आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं कि विराम आवेश क्या क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है, क्या क्या चीज़ उत्पन्न करता है, क्या इसका हम लोग यूज़ करेंगे, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि भाई हम लोग पढ़ते हैं, इसमें किस में बारे में पढ़ते हैं? हम लोग चार्ज के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन उन चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जो चार्ज किस में होता है? रेस्ट में होता है। तो सबसे पहला बात जान लेते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज को बोलते हैं बाबू आवेश। तो ये चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज क्या होता है? तो चार्ज के बारे में बोला गया कि बाबू ये जो चार्ज होता है ना, वो है क्या? तो कहता है ये जो होता है ना, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। किसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है? तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी का ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, किसी भी बॉडी का आंतरिक गुण होता है। इंट्रिंसिक को बोलते हैं हम लोग आंतरिक। तो किसी भी बॉडी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो क्या प्रोड्यूस करता है? कहता है विच प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है बाबू? तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कहता है कि ये जो है किसी बॉडी का आंतरिक गुण होता है, ऐसा आंतरिक गुण होता है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? उसको हम लोग चार्ज बोलते हैं। चार्ज कहे तो आवेश। तो कहता है किसी वस्तु का, अगर मैं इसको हिंदी में डिफाइन करूं तो इसको अगर आपको लिखना होगा तो हिंदी वाले बच्चे इसको लिख सकते हैं। कहता है किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण, किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण जो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग आवेश कहते हैं। आई होप ये बात पर डिफाइन आप लिख लीजिएगा। दूसरी चीज़ है, आवेश के लिए जो हम लोग सिंबल देंगे, तो आवेश के लिए सिंबल देते हैं कैपिटल क्यू लिखते हैं या स्मॉल क्यू लिखते हैं। मतलब चार्ज का जो सिंबल होता है वो क्या होता है बाबू? कैपिटल क्यू होता है या क्या होता है? स्मॉल क्यू होता है। किसका संकेत है? तो आवेश का संकेत दिया गया कैपिटल क्यू और स्मॉल से क्यू। अगर मैं इसका एसआई यूनिट की बात करूं तो इसका जो एसआई यूनिट होता है उसको मापते हैं किसमें? तो एसआई यूनिट को जो इसका है उसको बोलते हैं कूलम्ब है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, कूलम्ब है। इसकी अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूंगा तो सीजीएस यूनिट उसका होता है स्टैट कूलम्ब। ये सभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकता है। स्टैट कूलम्ब बोल लीजिए, या इसी को हम लोग बोलते हैं ईएसयू यूनिट। ईएसयू यूनिट तो इसको बोलते हैं, या केवल लिखते हैं ईएसयू। तो ईएसयू का मतलब हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, वो भी सीजीएस यूनिट होता है। तो ये देखिए बाबू, एस यूनिट थोड़ी सी बड़ी मात्रक है और स्टैट कूलम्ब छोटी मात्रक है। तो अगर इन दोनों के बीच का संबंध हम लोग को पूछा जाएगा तो बोल सकते हैं कि एक कूलम्ब जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो एक कूलम्ब बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम्ब। ये भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये भी संबंध आपको पता होना चाहिए। अगर उल्टा बात करें, कभी कभी आपसे ही पूछ सकता है कि 1 स्टैट कूलम्ब किसके बराबर होता है? तो 1 स्टैट कूलम को लिखेंगे 1/3 × 10⁻⁹ कूलम।
तो आप ये दोनों का संबंध भी आप याद रख सकते हैं। देखते हैं, आपको पता है कि ये इधर लिख देंगे 3 × 10⁹ स्टैट कूलम बराबर 1 कूलम। मजा आ रहा होगा पढ़ने में। तो 1 स्टैट कूलम बराबर ये आके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 3 है तो इधर 1/3 हो जाएगा, पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा। तो ये दोनों संबंध आप ये चीज़ों को दिमाग में बैठा करके ये दोनों संबंध को आप रख सकते हैं याद में। ये CGS यूनिट हो गया किसका, तो चार्ज का। और अगर हम चार्ज के बारे में और भी बातें करें तो अगर हम लोग को पूछा जाता है, एक और फार्मूला 10th क्लास में पढ़े होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे I बराबर Q/T। I बराबर फॉर्मूला पढ़ोगे Q/T। Q चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, T टाइम को रिप्रेजेंट करता है, I इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से Q का एक फॉर्मूला मिलता है, Q बराबर I × T। तो Q अभी मैंने बोला था Q का एसेंट क्या होता है, तो कूलम होता है। तो 1 कूलम किसके बराबर होता है बाबू, तो यहाँ पे लिखा हो IT। IT का मतलब क्या होगा, I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या हो गया, तो एम्पियर। और टाइम का यूनिट क्या हो गया, सेकेंड। तो ये जो 1 कूलम होता है वो किसके बराबर होता है, तो एम्पियर सेकेंड के बराबर होता है। यहीं से इसका डायमेंशन भी लिखा जाता है, डायमेंशन भी लिखते हैं यहीं से। तो डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन को हम लोग बोलते हैं बीमा, और बीमा किसके बराबर है, तो बीमा को लिखते हैं AT भी लिखा जाता है। देखिए I, तो एम्पियर मतलब I का है तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन में A भी लिखते हैं, और कोई कोई पब्लिकेशन जो है IT भी लिखता है। तो ये भी चीज़ों को याद रखिएगा। तो इसका डायमेंशन हो गया, T का डायमेंशन होता है कैपिटल T। टाइम है तो टाइम का डायमेंशन लिखते हैं हम लोग कैपिटल T। तो ये सभी बातें जो है आवेश के बारे में बेसिक नॉलेज है कि आवेश होता क्या है, आवेश का SI यूनिट क्या होता है, आवेश का CGS यूनिट क्या होता है, और आवेश का डायमेंशन क्या होता है चार्ज का। अगर हम लोग बात करें सभी बातें किसके लिए कर रहे हैं, तो चार्ज के लिए कर रहे हैं कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का संकेत क्या होता है, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये चार्ज के बारे में बात हुआ। और भी बात करें कि बाबू ये चार्ज प्रोड्यूस कैसे करता है। सबसे पहला सवाल आता है, क्वेश्चन अगर बोला जाए कि हाउ टू चार्ज इज प्रोड्यूस, कहता है कि चार्ज जो है कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे चार्ज आवेश कैसे उत्पन्न होता है। अगर ये आपसे पूछा जाए कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, क्वेश्चन मार्क, तो कहता है कि किसी भी बॉडी पे चार्ज जो उत्पन्न होता है। देखे होंगे एक बेस्ट एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कि आप इस पेन को, ये जो आपका मार्कर है, इसको बाल के साथ अगर ऐसे से घर्षण देते हैं और कागज़ के छोटे टुकड़े को रखते हैं तो ये कागज़ के छोटे टुकड़े को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि चार्ज जो होता है, ये जो मार्कर है वो क्या हो गया, चार्ज हो गया है। मतलब इससे चार्ज होने में क्या होता है, तो कहता है कि चार्ज जो प्रोड्यूस करता है कैसे होता है, तो लिखते हैं इट प्रोड्यूस, कहता है यह जो है उत्पन्न होता है। तो कैसे उत्पन्न होता है, इट प्रोड्यूस ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहता है कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के वजह से, अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाता है या किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन आता है तो इसके वजह से इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, ट्रांसफर को बोलते हैं लेन देन, तो इलेक्ट्रॉन के लेन देन से, मतलब कोई अगर इलेक्ट्रॉन को देता है या कोई इलेक्ट्रॉन को लेता है तो इसके वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, तो इसके वजह से आवेश उत्पन्न होता है। तो लिख सकते हैं चीज़ों को। अच्छा, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया, हिंदी में बता दिया। ये होता क्या, जैसे मान लीजिए दो बॉडी है, एक A है और दूसरा B है। तो मान ले A को B के साथ ऐसे रब किया गया। पहले मैं सिंपल बता रहा हूँ, A को B को रब किया। ऐसा रब करने के बाद क्या हुआ, तो ऐसा हुआ कि A ने इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, B को। A जो है इलेक्ट्रॉन देने वाला है और B जो है इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। अच्छा, ये लिखा गया है जो बाबू यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और ये जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, इसके बाहर क्या होता है, तो इसके बाहर होता है इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाहर इलेक्ट्रॉन होता है, तो न्यूक्लियस से आप प्रोटॉन को बाहर निकाल नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब जब भी किसी से अगर कोई बॉडी को चार्ज होता है तो या तो उसने इलेक्ट्रॉन को दिया है या तो उसने इलेक्ट्रॉन को लिया है। मतलब प्रोटॉन जो है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव और प्रोटॉन पे कैसा होता है, तो प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो जब भी किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन या तो किसी को दे दिया या तो इलेक्ट्रॉन किसी को ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन के लेन देन से
क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल बता रहा था कि ए ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया है, बी को दिया है। तो अगर ए ने इलेक्ट्रॉन बी को दिया है तो इसका मतलब क्या होगा कि ए इलेक्ट्रॉन देने वाला है और बी लेने वाला है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है तो उस बॉडी पे कौन सा चार्ज आता है, तो उस बॉडी पे आता है पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है, बी ने इलेक्ट्रॉन को लिया है, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, तो उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है, इसका मतलब बात ये हुआ कि चार्ज जो है कितने तरह का होता है, तो चार्ज दो तरह का होता है। आवेश जो होता है वो कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं बाबू पॉजिटिव चार्ज, एक को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ धनात्मक आवेश, और नेगेटिव का मतलब हुआ ऋणात्मक आवेश। तो कहता ये है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, चार्ज दो तरह का, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे उत्पन्न होता है किसी बॉडी पे, तो पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है, लॉस भी बोल सकते हैं, लॉस किसके बेस होता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उस बॉडी पे कैसा चार्ज आएगा, तो उस बॉडी पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। जिस भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लेता है, या गेन बोल सकते हैं, गेन या बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहता है कि या तो किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है या इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से उस बॉडी पे कैसा चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अगर हम एक बात के इलेक्ट्रॉन की बात करें, दूसरी चीज तो कहता है कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता है, अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता है तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुआ है, इसका मतलब उस बॉडी का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। तो जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को देगा तो उसका मास क्या हो जाएगा, उसका मास डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर आगे हम लोग बात करें, इसके बात करें कि अगर कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज होता है तो उसका मास या उसका द्रव्यमान पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कहता है उसका द्रव्यमान जो है या उसका मास जो है इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होता ही है। तो जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को दिया है तो उसका मास डिक्रीज कर जाएगा, और जो बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लिया है उसका मास क्या हो जाएगा, उसका मास इंक्रीज कर जाएगा। तो एक तो हो गया कि भाई आपसे सवाल ही पूछ सकता है कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता है, मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो उसका मास क्या होगा, मास मतलब द्रव्यमान में क्या इफेक्ट होगा, तो ऑप्शन ए इंक्रीज कर जाएगा, ऑप्शन बी डिक्रीज कर जाएगा, ऑप्शन सी कांस्टेंट होगा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका मतलब आप बताओगे कि उसका मास क्या कर जाएगा, उसका मास डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज मतलब उसका मास घट जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है अगर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आता है तो मास क्या हो जाएगा, तो मास इंक्रीज कर जाएगा। तो एक सवाल और भी पूछा जा सकता है कि अगर कोई बॉडी चार्ज हुआ है, केवल चार्ज, ऐसे पूछेगा कि अगर कोई बॉडी चार्ज हुआ है, चार्ज मतलब अगर कोई बॉडी आवेशित हुआ है, मतलब उस पर चार्ज आ गया है, उस पर चार्ज इंड्यूस हो गया है, तो चार्ज इंड्यूस होने के बाद उसके मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका मास में, मास मतलब द्रव्यमान। अगर कोई बॉडी चार्ज हुआ है, चार्ज होने का मतलब ये नहीं कह रहा है कि निगेटिवली चार्ज हुआ है कि पॉजिटिवली चार्ज हुआ है, किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आए हैं कि नेगेटिव चार्ज है ये नहीं बोल रहा है, केवल ये कह रहा है कि वो बॉडी चार्ज हो गया है। तो चार्ज हो जाएगा तो उसका मास क्या होगा, तो कहता है उसका मास जो है मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, मे बी इंक्रीज और में ऐसा लिख सकते हैं, मे बी इंक्रीज और लिख सकते हैं डिक्रीज। कहता है कि इसका जो मास होगा वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। कब, जब केवल ये बोला जाए कि वो बॉडी चार्ज हुआ है। तो चार्ज होने का मतलब ये हो जाएगा कि उसका मास क्या कर गया, इंक्रीज कर गया और डिक्रीज कर गया। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक बात करते हैं कि चार्ज का हिस्ट्री क्या है। तो चार्ज के बारे में सबसे पहले जो पता लगाने वाले साइंटिस्ट थे, जो चार्ज का डिस्कवरी करने वाले पता थे, उस साइंटिस्ट का नाम है, चार्ज का जो डिस्कवर किया, आवेश की जो खोज किया, उसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो आपसे पूछेगा कि चार्ज का खोज किसने किया है, तो चार्ज का खोज किसने किया है, तो चार्ज का खोज किया है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने।
कहता है ये चार्ज का खोज का जो हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट था ये आया कहाँ से। कहता है बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बिल्ली पाले हुए थे, कैट्स, और बिल्ली को डराने के लिए एबोनाइट की रॉड को रखे हुए थे। किस रॉड की? तो एबोनाइट की रॉड थी, एबोनाइट की रॉड थी। तो एबोनाइट की रॉड को बिल्ली को ऐसे ऐसे सहला रहे थे, इस समय ऐसे ऐसे बार बार उसको ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो देखे कि एबोनाइट की रॉड को किसके साथ मतलब रब किया जा रहा था, तो कैट्स फर के साथ इसको रब किया जा रहा था। तो कैट्स फर के साथ जब रब किया जा रहा था तो इस एबोनाइट की रॉड पे देख मतलब एबोनाइट की रॉड गिर गया नीचे। तो गिर गया नीचे तो जब वो गिरा ना तो उस पे ना देखे कि धूल आसपास डस्ट पार्टिकल जो जमीन पे होते हैं वो चिपक गया। तो उनको लगा कि इसके अंदर हुआ ऐसा क्या है जिसके कारण वो जो डस्ट पार्टिकल है वो चिपक रहे हैं। तो इन्होंने इस मतलब ये दिमाग से उनकी बातें आया कि हो ना हो इसके अंदर कुछ ना कुछ इसके साथ इफेक्ट हो रहा है। तो कहता ये कि एबोनाइट की रॉड को बाद में पता लगा कि एबोनाइट की रॉड को कैट्स फर के साथ जो रब कर रहे थे तो एबोनाइट की रॉड पे जो है कौन सा चार्ज आ रहा था, तो एबोनाइट की रॉड पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा था। एज वेल एज एक क्या किया गया कि ग्लास रॉड को लिया गया, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया गया, मतलब सिल्क क्लॉथ के साथ उसको रगड़ा गया। तो ये देखने को ये मिला कि ग्लास का रॉड जो है इस पे कौन सा चार्ज आता है, तो इस पे कहता है पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, मतलब इस पे धनात्मक आवेश आ गया। और एबोनाइट की रॉड पे कैसा चार्ज आ गया, तो एबोनाइट की रॉड पे निगेटिव चार्ज आ गया। और ये दोनों रॉड को, ग्लास रॉड को और एबोनाइट की रॉड को जब आपस में सटाया गया, ऐसे करके दूर रखा गया, तो देखने को ये मिला कि ये दोनों रॉड जो है एक दूसरे को, ये दोनों जो रॉड था, एक ग्लास का रॉड और एक एबोनाइट की जो रॉड थी, ये दोनों रॉड आपस में एक दूसरे को क्या करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज था और इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग सबसे बड़ी बात करेंगे, ये जो बात करने वाले हैं, अगला बात जो करेंगे आगे जो बात करेंगे तो हम लोग लिखने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चाहे आप सीबीएसई का एग्जाम दे लीजिए, चाहे आप कोई भी अदर बोर्ड का एग्जाम ले लीजिए, कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम दे दीजिए, इससे हर समय एक सवाल आते ही आते हैं। इसको बहुत बार पूछा गया है, हर बोर्ड ने इसको सवाल पे तवज्जो दिया है। सीबीएसई भी इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेश का गुण को लिखे कि आवेश का गुण क्या होता है, आवेश की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहले अगर मैं इसके प्रॉपर्टी को लिखा जाए तो इसको मैं बांट देता हूँ थोड़ा सा दो भाग में और सभी प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमने क्या बोला कि सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है चार्ज का, तो ये बताया ये गया कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्ज होते हैं, अनलाइक चार्ज जो होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइक चार्ज का मतलब क्या होता है। लाइक चार्ज का मतलब बोल सकते हैं इसको, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो ये लिखा हुआ है कि समान आवेश एक दूसरे को तो आइए हम लोग इसका हिंदी देख लेते हैं पहले। तो कहता है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, मतलब रिपेल करेगा, और जो अनलाइक चार्ज होंगे, असमान आवेश होंगे, वो एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये हो गया। इसका मतलब क्या होता है, कहता है कि अगर प्लस और प्लस चार्ज को एक साथ लाइएगा तो ये वाला प्लस चार्ज इसको अपने से दूर जाने कहेगा, और ये वाला प्लस चार्ज भी इसको अपने से दूर भेजेगा। अगर चाहे दोनों माइनस चार्ज हो जाए, प्लस प्लस और माइनस माइनस, इन दोनों को बोलते हैं लाइक चार्ज। लाइक चार्ज मतलब एक जैसा चार्ज होगा, तो ये भी माइनस वाला चार्ज इसको अपने से दूर करेगा और ये भी इसको अपने से दूर करेगा। इसका मतलब जो सेम चार्ज होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपने से एक दूसरे से दूर जाने बोलता है। जैसे लड़का लड़का एक दूसरे को दूर पसंद नहीं करता है। अगर मैं बात करूँ इसको
एक प्लस का चार्ज, एक माइनस का चार्ज। तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज क्या करते हैं, तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को बोलते हैं अनलाइक चार्ज। तो ये जो है इसको अपने पास बुलाता है, इशारा करता है कि आओ इधर इधर आओ, और ये जो निगेटिव चार्ज है ये भी कहता है कि तुम मेरे पास आओ। तो इसका मतलब एक जैसा अगर सिमिलर नेचर का होगा आदमी तो एक दूसरे को नहीं बनेगा, वो बाहर जाएगा, अपोजिट नेचर रहेगा। जैसे मैं बात करूं, एक दूसरे को लड़की लड़के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की ओर जाना चाहते हैं, लड़का तो खास करके स्पेशली जाना ही चाहता है। तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी हो गया, आपको सबसे पहला प्रॉपर्टी की हम लोग बात करें। दूसरी प्रॉपर्टी अगर बात करें तो कहता है कि चार्ज जो होता है ना, चार्ज, ये चार्ज जो है ना ये डिपेंड नहीं करता है वेलोसिटी पे। कहता है चार्ज पार्टिकल जो है वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मास जो है ना, मास अगर वेलोसिटी चेंज होता है तो मास चेंज हो जाता है। वो आइंस्टीन साहब का रिलेशन था m बराबर m0/√1 - v²/c²। तो ये कहलाता है मूविंग मास, ये कहलाता है कौन सा मास, तो इसको बोलते हैं बाबू मूविंग मास। ये जो m0 होता है उसको बोलते हैं रेस्ट मास। मतलब ये विराम द्रव्यमान है, मूविंग मास है, मतलब गतिमान आवेश है। इसको बोलते हैं गति, इसको बोलते हैं विराम द्रव्यमान, इसको बोलते हैं गतिमान द्रव्यमान। तो कहता है जो m होता है, m का मान वेलोसिटी के बदलने से m का मान चेंज होता है। जबकि चार्ज ऐसा नहीं है कि अगर किसी पार्टिकल के लिए अगर वेलोसिटी का मान चेंज होता है तो उसका चार्ज अगर है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब लिख सकते हैं कि आवेश जो है आवेश जो है, किसी वस्तु का आवेश जो है उसके वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता है। ये आपका दूसरा प्रॉपर्टी है। अगर मैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की बात करूं, ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज के बारे में, तो कहता है ना तीसरी प्रॉपर्टी जो है, कहता है चार्ज जो है ना, चार्ज एक कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कंजर्वेटिव मतलब होता है कि चार्ज को, इसका एक नियम भी पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कहता है चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहता है चार्ज को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसको प्रोड्यूस, मतलब इसको उत्पन्न कर सकते हैं। ये जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में केवल ट्रांसफर होता है। तो चार्ज इज कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि जो आवेश होता है वो कैसा होता है, तो आवेश जो होता है वो संरक्षित होता है। मतलब आवेश जो है कभी भी हमेशा आवेश जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। इसको ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसको प्रोड्यूस करते हैं। होता कि ना, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाती है, बट दोनों बॉडी का अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या को ऐड किया जाए तो दोनों में सेम रहेगा। तो चार्ज जब भी कंजर्वेटिव नेचर्स का होता है, ये संरक्षित होती है। चौथी बात करें तो चार्ज के बारे में बोला गया है कि ये जो चार्ज होता है ना, ये चार्ज जो है प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, तो चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कहता है चार्ज जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब इसको लिखा जाए तो आवेश कहता है ना, आवेश विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। एक पढ़े होंगे आप लोग कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट में किसका प्रवाह होता है, किसका फ्लो होता है, चार्ज का ही तो फ्लो होता है। तो वो चार्ज वहां पे 10th क्लास में चैप्टर होगा, तो ये चार्ज जो है क्या प्रोड्यूस करता है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ही तो प्रोड्यूस करता है। तो अगर मैं इसको चर्चा करूं और बात करूं कि क्या क्या है, तो अगर मैं बात करूं स्टेट के हिसाब से वो अलग अलग फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो स्टेट ऑफ चार्ज की अगर बात करूं, मतलब चार्ज की पोजीशन, चार्ज की स्थिति, तो चार्ज का स्टेट दो तरह का होता है। स्टेट ऑफ चार्ज मतलब चार्ज कितने तरह, तो चार्ज का दो पोजीशन होता है। पहला क्या बोल सकते हैं कि चार्ज जो है किस में रह सकता है, रेस्ट में रहेगा। दूसरा बोल सकते हैं कि चार्ज किस में रहने वाला है, तो चार्ज रहने वाला है मोशन में। या तो चार्ज रेस्ट में होगा, रेस्ट मतलब समझते हैं चार्ज या तो रुका रहेगा, विराम में रहेगा, या तो चार्ज मोशन में रहेगा। तो अगर जो भी चार्ज रेस्ट में होता है, तो जो चार्ज रेस्ट में होता है वो केवल जो है, केवल और केवल
केबल और केबल जो है ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। केबल और केबल विद्युतीय क्षेत्र को प्रोड्यूस करता है। कौन? जब चार्ज रेस्ट में होता है। तो जब चार्ज मोशन में होता है तो ये दोनों फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और साथ में ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। दोनों तरह का फील्ड प्रोड्यूस करता है। कौन? जब चार्ज वो मोशन में रहता है। तो मोशन दो तरह का हो सकता है, एक को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, इसको बोलते हैं बाबू एक समान गति। जब चार्ज का यूनिफॉर्म मोशन होगा, चार्ज तो मोशन में है ही, तो जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो एक होता है दूसरा टाइप का, अगर बोलें तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसको बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, इसको बोलते हैं त्वरित गति। ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है? तो कहता है कि जब यूनिफॉर्म मोशन होता है बॉडी का तो इनिशियल वेलोसिटी u और v दोनों क्या होता है? बराबर होता है। और u और v का मान 0 होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन का मान किसके बराबर होगा? तो एक्सेलरेशन का मान 0 होगा। इसमें अगर बात करूं एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का मान 0 नहीं होगा। और इस केस में चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो इंड्यूस करेगा ही करेगा, साथ में ये क्या इमिट करता है? तो साथ में ये इमिट रेडिएशन को भी इमिट करता है, साथ में विकिरण का उत्सर्जन करेगा। जब भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो ये क्या करेगा? रेडिएशन को उत्पन्न करता है, मतलब विकिरण का उत्पन्न करता है। तो ये बातें आपको दिमाग में बैठाना चाहिए। आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस, ऑप्शन ए ओनली मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन बी ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन सी रेडिएशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो आपको बताना पड़ेगा कि सभी चीज़ें इमिट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और साथ में रेडिएशन भी इमिट करता है। तो हम लोग एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जिसको बोलते हैं, लिखा होता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है चार्ज का क्या है? तो लिखा जाता है जो ये चार्ज होता है वो कैसा होता है? तो चार्ज क्वांटाइज होता है। इसका मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं आवेश जो होता है वो कैसा होता है? आवेश क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत का मतलब क्या होता है? इसको समझते हैं। क्वांटीकृत का मतलब होता है, या इसी आपको ना एग्जाम में पूछेगा, सवाल पूछा जाता है कि व्हाट डू मीन बाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या समझते हैं? इसको हिंदी में लिखा था है आवेश का क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? आवेश का क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? एक सवाल किया था। इसका मतलब क्या होता है बाबू? इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपको मैंने बताया था कि दो बॉडी है, एक ए है और दूसरा कौन सा है? बी है। तो ए और बॉडी दो, मतलब ए और बी दो बॉडी है। मान लो इसको रब किया गया, रगड़ दिए, तो रगड़ने से क्या हुआ कि ए ने इलेक्ट्रॉन दे दिया बी को। तो इसका कहने का मतलब ये होता है, बताया था ना कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर कौन सा चार्ज आता है? उस पर पॉजिटिव आता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर कौन सा चार्ज आता है? उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है सर, तो मजेदार वाली बात है सर। ठीक है, तो अगर ये जिसने इलेक्ट्रॉन दिया था इस पे कहता है, मान लेते हैं कि अगर किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 10 दे सकता है, 10,000 दे सकता है, 1 मिलियन दे सकता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को ट्रांसफर दे सकता है। कभी किसी भी बॉडी को डेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिया जा सकता है। इसका मतलब आप लिखेंगे, इसका मतलब कि चार्ज अवेलेबल ऑन एनी बॉडी इन फिक्स्ड अमाउंट। कहता है किसी भी बॉडी पे जो है चार्ज जो है ना वो फिक्स अमाउंट में अवेलेबल होगा। मतलब किसी वस्तु पर जो आवेश होगा, किसी वस्तु पर आवेश एक निश्चित मात्रा में अवेलेबल होता है, एक निश्चित मात्रा में उपस्थित होता है किसी भी बॉडी पे। अच्छा, कौन सी मात्रा होता है? तो कहता है उसकी जो मात्रा होता है Q का, वो किसके बराबर होता है? तो Q का मान Ne के बराबर होता है। वो वैल्यू किसके बराबर? वो चार्ज किसके बराबर होता है? तो Ne के बराबर होता है। यहाँ पे N क्या रिप्रेजेंट करता है बाबू? तो N रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे इंटीजर,
इंटीजर कहे तो हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। आई होप आप सब लोग जानते होंगे पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक होगा, डेढ़ हाई ऐसा कुछ नहीं होगा। कितना होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, और आगे कुछ भी हो सकता है। इधर बात करें माइनस भी हो सकता है एन का मान, और प्लस में भी हो सकता है, एन का मान दोनों हो सकता है। इंटीजर न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। ई क्या होता? तो ई बताता है, ई रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण को बताता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश जो होते हैं उसका परिमाण बताता है, और उसका परिमाण किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। कभी भी अगर आपसे कोई सवाल करे कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, तो कभी भी नहीं बोलिएगा 1.6, इसको बोलिएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। किस पे? तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम के बराबर होता है। किसका? तो इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है। क्यू का मान किसके बराबर? एन। इसको स्टेटमेंट में ऐसे भी लिखा जाता है, लिखते हैं ऐसे कि चार्ज एग्जिस्ट ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ कौन सा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज जो होता है उसके बराबर होता है। फंडामेंटल चार्ज का मतलब क्या हुआ? तो फंडामेंटल चार्ज बोला जाता है जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश। अगर मैं बोलूं यहाँ पे हिंदी में लिखूं तो कहता है किसी वस्तु पर जो आवेश होता है, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के पूर्णांक गुणज के रूप में होता है। इंटीग्रल मल्टीपल होता है, पूर्णांक गुणज के रूप में होता है। तो आई होप ये लाइन आपको जब भी आपको पूछे व्हाट डू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो ये लाइन को आप बोल दीजिएगा कि किसी बॉडी एग्जिस्ट ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। आइए तो ये चीज़ों को हम लोग हिंदी में लिखा हुआ है, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के पूर्णांक गुणज के रूप में होता है, मतलब Q बराबर Ne के रूप में होता है। किसी बॉडी पे चार्ज Q का जो Q होगा वो Ne के बराबर, N जो होगा इंटीजर होगा। इंटीजर मतलब पूरा पूरा अंक हो सकता है, कोई फ्रैक्शन पार्ट इसके अंदर नहीं होंगे। तो आइए हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ बेस के न्यूमेरिकल देखते हैं। उसमें से सबसे पहला न्यूमेरिकल ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ए न्यूट्रल बॉडी फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी। कहता है एक न्यूट्रल बॉडी से 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे तो उस बॉडी पे कुल कितना चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब n का मान दिया हुआ है, कितना? n का मान दिया 10 की पावर 6। आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है Q। तो Q का मान किसके बराबर होता है? Q का मान होता है Ne के बराबर। n का मान कितना दिया हुआ? n के मान दिया हुआ 10 की पावर 6। E का मान कितना दिया हुआ? आपको E का मान पता होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। जब ये गुना होगा आपस में तो क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू ये पावर 6 है, ये 19 है, बेस साइन होता है, पावर जुड़ता है, तो 6 में से 19 को जुड़ता है कितना होगा? 10 की पावर माइनस 13 कूलम चार्ज होगा। तो Q का मान अगर आप किसी बॉडी से 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा तो उस बॉडी पे कुल कितना चार्ज हो जाएगा? तो उस बॉडी पे चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये आपका पहला क्वेश्चन है जो मैंने आपको सॉल्व कर दिया हूँ। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे देखते हैं, दिया हुआ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया उसको देखते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ बाबू, कहता है हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम वन बॉडी टू एक्वायर अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। कहता है किसी बॉडी से 1 कूलम का चार्ज, किसी बॉडी को 1 कूलम चार्ज अगर प्राप्त करना है तो उससे कितने इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? यहाँ पे किसका मान दिया हुआ है? यहाँ पे Q का मान दिया हुआ है। Q का मान कितना दिया हुआ है? 1 कूलम। निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब n का मान निकालना है। n का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बाबू? n का फॉर्मूला हो जाएगा Q बटा E। Q का मान कितना दिया हुआ है? Q का मान दिया 1 कूलम बटा E का मान कितना हो गया? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये डेसिमल कट होगा, ऊपर 10 चला जाएगा, 10 अपॉन 16 इंटू कितना हो जाएगा? 10 की पावर
19 ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, इतना कूलम जाएगा। ये भी कूलम में एक कूलम कट गया तो बचा केवल क्या, कूलम भी बच गया। इसको इसे डिवाइड कीजिएगा, नहीं डिवाइड होगा, एक जीरो इससे ले लीजिए, कितना हो जाएगा 100, तो 100/16 गुना कितना हो जाएगा 10 की पावर 18 हो जाएगा, एक जीरो कट जाएगा। तो इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 6.25 होगा इंटू 10 की पावर 18, n का मान कितना हो गया 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब आपको पता होगा कि n का मान बोलते हैं ना कि फ्रैक्शन में नहीं होगा, लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं है क्योंकि ये डेसिमल को कट के 2 जीरो हो जाएगा। इसको ये भी लिख सकते हैं ना 625 गुना 10 की पावर 16, क्योंकि डेसिमल का 2 जीरो आएगा, 2 जीरो उसको हटा देगा। तो इतना इलेक्ट्रॉन को अगर हटा लेंगे तो इसका मतलब इस बॉडी पे एक कूलम चार्ज होगा। ये भी पूछ सकता है कि कितने इलेक्ट्रॉन पे कितने इलेक्ट्रॉन को अगर मैं जोड़ा जाए कितने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को जोड़ते रहेंगे तो एक कूलम चार्ज पहुंच जाएगा। तो एक बहुत बड़ा वैल्यू है, कितना है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो एक कूलम के बराबर चार्ज होता है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जो है दूसरा नंबर का क्वेश्चन। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, calculate the number of electron which should be removed from a conductor so that it acquire a positive charge of plus 3.2 नैनोकूलम। तो कहता है कि एक कोई बॉडी एक कंडक्टर है जिससे आप कितना इलेक्ट्रॉन को हटाना चाहिए, जिससे उस बॉडी पे हटाइएगा तो उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इतना पॉजिटिव चार्ज मिलना चाहिए। इसका मतलब आपको यहाँ पे भी किसका मान दिया हुआ है बाबू, यहाँ पे भी Q का मान दिया हुआ है। Q का मान कितना दिया हुआ है 3.2 नैनोकूलम दिया हुआ है। नैनो का मतलब पता होता है आप लोगों को, नैनो का मतलब समझिएगा, नैनो का मतलब होता है 3.2 और नैनो का मतलब 10 की पावर -9 होता है। तो इसका मतलब 3.2 नैनोकूलम दिया हुआ है, इसका मतलब क्या लिखेगा 3.2 इंटू 10 की पावर -9 कूलम होता है। एक Q का मान दिया हुआ, अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हटाने बोल रहा है, इसका मतलब N का मान पूछ रहा है। N का मान कितना होता है, N का मान होता है Q/E। Q का मान कितना दे रहे हुआ, Q का मान दे रहे 3.2 इंटू 10 की पावर -9 कूलम बटा E का मान पता है कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, ये कितने बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार में। क्या बचा बाबू 2 गुना, ये पावर ऊपर चला जाएगा, -19 है, पावर ऊपर गया तो कितना होता है 10 की पावर -9 और 19 गया तो ऊपर में जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो आपका वैल्यू कितना आ गया 2 गुना 10 की पावर 10। तो दोनों को प्लस का साइन आएगा तो n का मान इतना होगा। मतलब इतना इलेक्ट्रॉन अगर किसी कंडक्टर से आप हटा लीजिएगा तो उस पर कितने का चार्ज आएगा प्लस, मतलब प्लस 3.2 नैनोकूलम का चार्ज आ जाएगा। तैयारी हो गई। दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। कौन सा नंबर क्वेश्चन था, है तो ऐसे नंबरिंग के हिसाब से 3rd नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा नंबर, तो 3rd नंबर का देखते हैं। कहता है कि एन ऑब्जेक्ट हैज एन एक्सेस चार्ज ऑफ कितना नैनोकूलम। कहता है एक जो है कोई मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उस पर कितना चार्ज अधिक, जितना होना चाहिए उससे अधिक का है, नहीं पता पहले कितना, कोई मैटर नहीं करता है। हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन डज इट है, कहता है इस पे कितना इलेक्ट्रॉन अधिक है। कहने का मतलब क्वेश्चन अगेन n का वैल्यू निकालना है। आपको पता है Q का मान कितना दिया हुआ है, Q का मान दिया -1.92 इंटू 10 की पावर -7 अगेन दिया हुआ है नैनोकूलम। इसको आप अगर सोल्व कीजिएगा तो कितना होगा -1.92 10 की पावर -7 और नैनो का मतलब पता होता है, नैनो का मतलब कितना, नैनो का मतलब 10 की पावर -9 कूलम। तो जब इसको आप सोल्व कर लीजिएगा तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, तो -1.92। देखिए बेस से में पावर जुड़ जाएगा तो कितना होगा 10 की पावर -16 कूलम। मतलब आपको दिया हुआ है Q का मान दिया हुआ है कितना दिया हुआ है। आपको गेन निकालना है n का फॉर्मूला क्या होता है, n का फॉर्मूला होता है Q/E। तो Q का मान कितना दिया, Q का मान है -1.92 इंटू 10 की पावर कितना जो -16 को डिवाइड करना है, किसे डिवाइड करना है, तो E का मान पता होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। आई होप आपको समझ में आ रहा है। जब इसको आप इससे डिवाइड कीजिएगा तो कितने बार में कट जाएगा 1.2 टाइम्स में कट जाएगा। कितनी वैल्यू आएगा देख लीजिए -1.2 इंटू 10 की पावर -16 है, ये पावर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा +19 हो जाएगा। लगता है ना पावर तो माइनस जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। ये वैल्यू कितना हो जाएगा -1.2 इंटू 10 की पावर, इसको सोल्व किया कितना हो गया 3 हो गया। ये डेसिमल कट कीजिएगा कितना हो जाएगा 0, लगभग कितना हो जाएगा -1 0 हट जाएगा तो -12 2 0 बचा है तो 1200 इलेक्ट्रॉन।
बोला था ना n का मान इंटीजर है, इंटीजर होने का मतलब होता है कि n का मान पॉजिटिव हो सकता है और n का मान क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। थोड़ा सा मैं इसको इंक पिला देता हूँ, फिर देखता हूँ कुछ। लास्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁹ इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड। कहता है एक वस्तु है, एक बॉडी है जिससे पर सेकेंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन जो होता है, इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड बाहर आ रहा है। तो कहता है इसको निकालते 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 निकले कितना समय लगेगा कि इस बॉडी पे एट लास्ट में आते आते इस बॉडी पे कितना कूलम चार्ज होना चाहिए, 1 कूलम चार्ज होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है बात है। तो मैं मान लेता हूं कि मान लीजिए कि आप देखो, सुनो ध्यान से क्या कर रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन को निकाला है बाबू, 10⁹ इलेक्ट्रॉन को पर सेकंड वहां से रिमूव कर रहा है। तो मान लिया कि मानते हैं कि लेट जो है, लेट अस एज्यूम टी टाइम इस टेकन। कहता है कि ऐसा करने में टी टाइम लेता है। कितना टाइम लेता है, टी समय इसको एक मतलब 10⁹ इलेक्ट्रॉन अगर पर सेकंड हटाते रहेगा पर सेकंड, तो मान लेते हैं कि ऐसा करने में कितना टाइम ले रहा है, तो ऐसा करने में टी टाइम ले रहा है। इसका मतलब आपको निकालना क्या है, तो कहता है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, कितना समय लगेगा। तो मैंने बोला ना कि कितना समय लगेगा, तो बोला मैंने टी टाइम लगेगा। 1 सेकंड में 10⁹ निकलता है, तो लगता है ऐसा करते करते टी। इसका मतलब ये होगा, कहने का मतलब ये है कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब कितना चार्ज निकल रहा होगा। इसका मतलब अगर आपको वैल्यू निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, अब देखना ध्यान से क्या करेंगे। 10⁹ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता होता है कितना होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम चार्ज पर सेकेंड जो है क्या कर रहा है बाबू, ट्रांसफर कर रहा है। मैंने बोला कितना टाइम लेता है, मान लीजिए टी टाइम लेता है, क्योंकि ये टी सेकंड है तो सेकंड कट जाएगा। ये किसके बराबर आएगा, तो ये आएगा 1 कूलम के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा बाबू, 1 कूलम के बराबर आएगा। टी का मान पूछ रहा है, टी का मान, तो इतना कूलम मतलब ये लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि इतना कूलम चार्ज पर सेकंड जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। 10⁹ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, तो उससे गुना कर दीजिए। आपको किसका मान निकालना है, तो आपको टी का मान निकालना है। तो टी का मान कितना हो जाएगा, 1/1 इसको दोनों को अगर सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1.6 रहेगा × इन दोनों को सोल्व कीजिए कितना होगा, 10⁻⁻10 बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। ये कूलम से कूलम मर गया, टाइम उधर जाएगा तो ये गुना हो जाएगा, तो ये सेकंड में आ जाएगा। मतलब इतना सेकंड, इसको अगर मैं आप कन्वर्ट करके लिखूं, अगर इसको कन्वर्ट करके लिखें तो डेसिमल कटेगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर। ये कितना हो जाएगा, 10/16 गुना 10⁻⁻10 है, ऊपर जाएगा तो इसमें हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, 1 जीरो इसको ले लीजिए, 1 जीरो से ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100/16 गुना 10⁹9 सेकंड ले रहा है। इसका मतलब t बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 6.25 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, 9 सेकंड। कितना टाइम ले रहा है ये, करीब अगर ईयर लगेगा तो करीब 198 साल लगते हैं। ऐसा कर देंगे, इतना समय लगेगा अगर आप 1 सेकंड में। क्योंकि 10⁹9 इलेक्ट्रॉन कम नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। 10⁹9 इलेक्ट्रॉन हर सेकंड ऐसे करते करीब कितना होगा, 198 साल लगेंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है क्वेश्चन। तो लोग नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम क्या रहता है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन को देखिएगा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, कहता है हाउ मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। कहता है कि अगर मैं 1 कप वाटर लूं, 1 कप पानी ऐसे लूं, 1 कप क्या इसके अंदर में वाटर है, और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। देखिए वाटर का फॉर्मूला होता है क्या होता है, H2O। तो H2O दिया हुआ है, तो ये देखिएगा ध्यान से। इस वाटर का आपको पता है कि मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं, लेटस एज्यूम ये करते हैं कि जो कप का वॉल्यूम है
वॉल्यूम मतलब आयतन, वॉल्यूम ऑफ कप बोला मैंने 250 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें 250 सेंटीमीटर क्यूब कप मतलब इतना पानी है उसके अंदर है। तो अगर एक कप 250 सेंटीमीटर क्यूब का मान लिया कि मैंने इस पूरे पानी का जो वजन है, जो वेट ऑफ वाटर है इसके अंदर, वेट ऑफ वाटर इन कप, पता है कप में जो पानी का वजन है कितना है 250 ग्राम। ठीक है, अगर मैं बात करूं वाटर है तो वाटर का एटॉमिक वेट अगर बात करूं, एटॉमिक मास की बात करूं, एटॉमिक मास की बात करूं, परमाणु द्रव्यमान की बात करूं, तो आपको पता है ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है, जबकि 2 हाइड्रोजन है, तो 2 गुना 1 प्लस 16, तो टोटल कितना ग्राम आ गया। एक हाइड्रोजन का एक एटम, तो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, एक मॉलिक्यूल्स की बात करूं, एक अगर हाइड्रोजन का एक में पूरे एक एटम, हाइड्रोजन का एक एटम हुआ मतलब उसके अंदर का एक एटम नहीं, एक मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। एक मॉलिक्यूल अगर लेते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 18 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये 18 ग्राम हो गया उसका वजन। अब मानते हैं, सुनिए ध्यान से, तो 18 ग्राम जो H2O है उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। तो हम लोग को पता होता है कि 18 ग्राम में जो मॉलिक्यूल्स की संख्या होती है एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, जल्दी लिख दिया मैंने कि 18 ग्राम वाटर कंटेन कितना एटम मेंटेन करता है, तो मैंने बोला एवोगाड्रो नंबर तो 6.23 into 10 की पावर 23 एटम मान लेते हैं। इतने एटम उसके अंदर है। किसके एटम है, तो वाटर के एटम। वाटर के एटम कितने हैं, 18 ग्राम वाटर के अंदर कितने एटम है 18 ग्राम में। हमको कितना ग्राम पानी एक कप वाटर 250 ग्राम, हमको 250 ग्राम में एटम की संख्या निकालना है। एक ग्राम में कितना हो जाएगा बाबू, एक ग्राम हो जाएगा 6.022 into 10 की पावर 23 को डिवाइड करने किससे 18 से। हमको निकालना कितने ग्राम का, हमको निकालना है 250 ग्राम का, तो 6.022 into 10 की पावर 23 बटा 18 into कितना हो जाएगा 250। तो इतने एटम इसके अंदर होंगे। किसके अंदर होंगे, तो एक कप ऑफ वाटर के अंदर इतने एटम होंगे। ठीक है, तो मैंने बोला कि H2O के अंदर अगर मैं बात करूं H2O के अंदर, तो H2O का एक मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर जो H2O का एक एटम होगा तो H2O के एक एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि H2O के अंदर, सुनिएगा ध्यान से, H2O के अंदर H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर को बोलते हैं बाबू परमाणु संख्या। अब परमाणु संख्या किसकी संख्या को बताता है, तो परमाणु संख्या बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो एक एटम के अंदर हाइड्रोजन के एक एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल हो गया 8 हो गया 2, 8 और 2 कितना हो गया 10 एटम हो गया। कितने, एक एटम मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया किसके अंदर, हाइड्रोजन के एक एटम के अंदर। कितने एटम है, तो टोटल इतने एटम है, तो इसको किससे गुना कर दीजिएगा, इतने एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पता करेंगे तो क्या करेंगे, तो ये जितना एटम होगा उसको 10 से गुना करेंगे, क्योंकि एक एटम में 10 होता है, तो 6.022 023 लिखते हैं, 022 into 10 की पावर 23 into 250 बटा 18 को किसे गुना कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे, ये पता लग जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होंगे। तो प्रोटॉन बताता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बताता है नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे अगर पूछेगा, क्या पूछेगा, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ऐसे करके लिखिएगा। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज पूछा है, तो हाउ मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो इतने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे और इतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर Q का मान पूछेगा कि भाई कितने चार्ज उसके ऊपर हैं, तो चार्ज को क्या कीजिएगा, तो आपको इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, n का वैल्यू इतना हुआ, n का मान दिया होता है, Q का फॉर्मूला क्या होता है n गुना e। Q का मान क्या होता है n गुना e, n का मान दिया हुआ है कितना 6.023 into 10 की पावर 23 into 250 बटा 18 गुना 10, इसको भी गुना करने किससे 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम से ज्ञात करने, गुना करने को तो आपको पता लग जाएगा कि कितने नंबर ऑफ चार्ज हैं।
इसकी वैल्यू भी अप्रोक्स आप लिख सकते हैं कैलकुलेटर से। इसकी टोटल वैल्यू आता है 1.338 इंटू 10 की पावर 7 कूलम। टोटल वैल्यू हमारा आ गया चार्ज की इस बॉडी पे, मतलब एक कप ऑफ वाटर में इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा और इतना ही अमाउंट में निगेटिव चार्ज भी अवेलेबल होंगे। हमने निकाला है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले निकाले। आई होप ये बातें समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या क्या बोला कि एक कप ऑफ वाटर का वॉल्यूम होता है 250 सेंटीमीटर क्यूब और उसका मास हो जाएगा 250 ग्राम। तो अगर हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर का फॉर्मूला था H2O। तो वाटर का एटॉमिक मास कितना हो गया? एटॉमिक मास हो गया 18 ग्राम। तो 18 ग्राम के अंदर कितने एटम होते हैं? तो उसके एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। तो मैंने लिख दिया कि 18 ग्राम में इतना एटम हो गया। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? तो इतना बटा 18। निकालना कितने ग्राम का है? 250 ग्राम का। तो इसको किससे गुना कर दिए? 250 से गुना कर दिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने बोला है कि H2O के अंदर H2O जो है इसके एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? H2O के अंदर आपने बोला है कि ये जो H2O है वाटर है, तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन के अंदर कितना हो जाएगा? 8 और 2 हाइड्रोजन का 10। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, तो जितने एटम होंगे उनको किससे गुना कर देंगे? 10 से गुना कर देंगे। अगर आपको चार्ज निकालना है तो इसी वैल्यू को किससे गुना कर देंगे? 1.6 × 10⁻19 कूलम से गुना कर दिए तो हमारे वैल्यू आ जाएगा 1.338 × 10⁻7 कूलम। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन दिया होता है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कहता है टू बॉडी ए एंड बी। दो बॉडी है, कौन कौन? एक ए है और दूसरा कौन सा है? बी। ए और बी दो बॉडी। कहता है ए बॉडी पे जो चार्ज है कितना दिया हुआ है? -3.00 माइक्रो कूलम और बी पे जो चार्ज दिया हुआ है -0.44 माइक्रो कूलम। अब क्वेश्चन पढ़ेगा, ये दिया हुआ है। कहता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी ट्रांसफर्ड। कहता है कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाए? कहां से? ए से बी में कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे कि उस दोनों बॉडी पे चार्ज बराबर हो जाएगा? चार्ज की मात्रा मैं बोल रहा हूं कि मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जा रहा है। तो n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो टोटल कितना चार्ज ट्रांसफर होगा? तो टोटल n के बराबर चार्ज ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो n जो एक चार्ज है वो किससे घटेगा? a से घटेगा और जाएगा किस में? तो जाएगा किस में? b में जाएगा। तो n का चार्ज, a का चार्ज घटेगा और b का चार्ज क्या होगा? b का चार्ज बढ़ेगा। तो a का चार्ज घटेगा तो कितना होगा? -3.00 माइक्रो कूलम में से घट जाएगा कौन सा? n ही घटेगा क्योंकि इतना चार्ज जा रहा है। ये जाएगा किसके अंदर? तो ये जुड़ जाएगा इसके अंदर। तो -0.44 में से ये वाला चार्ज जो है वो जुड़ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, Ne एन ई उधर जाएगा, माइनस का है वो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो एन ई प्लस एन ई कितना हो जाएगा? तो 2Ne हो जाएगा। और 2Ne का मान Ne उधर गया है, ये वाला वैल्यू को इधर रहेगा। ये वैल्यू कितना पहले से है? -3.00 माइक्रो कूलम में से जोड़ दीजिए किसको? 0.44 माइक्रो कूलम को जोड़ दीजिए, क्योंकि माइनस का हो जाएगा किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 2Ne बराबर ये वाला वैल्यू में बात करेंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा। 0 में से 4 गया, 0 में 0 4 कितना हो गया? 6। ये 9 बचा, 9 में से 4 गया कितना हो गया? 5। ये 3 है तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2। तो 2.5 माइक्रो कूलम बचा हुआ है। ठीक है, आपको किसका मान निकालना है? आपको n का मान निकालना है। n का मान क्या हो जाएगा बाबू? -2.56 माइक्रो लिखा हुआ है, क्या कर दिया? 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा। डिवाइड करिए किससे? 2 गुना e से। तो 2 गुना e का मान पता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम होता है। कूलम से कूलम मर गया। ठीक है, ये भी कट जाएगा कितने बार में? 16 बार में कट जाएगा। 1.6 हो जाएगा। ये कटेगा तो कितना होगा? ये कटेगा तो कितना होगा? 0.8 हो गया। बस कितने हो गया? बोल दीजिए का मान क्या हो गया? तो -0.8 इंटू 10 की पावर कितना लिखा हुआ? -6 लिखा हुआ है। -19 ऊपर गया तो किसका हो गया? प्लस का हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे बाबू? n बराबर कितना हो गया?
n बराबर लिख सकते हैं -0.8 इंटू, ये दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा 10 की पावर 13 हो गया, 13 हो गया। एक जीरो इससे ले लीजिए, ये कट जाएगा 10 आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा तो एक जीरो घट जाएगा वहाँ पे, तो कितना होगा -1 गुना 10 की पावर 12। मतलब n का मान, यहाँ पे भी n का मान निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव आपको बताया था कि n इंटीजर है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना चीजों को कि भाई यहाँ से हमने इतना इलेक्ट्रॉन निकाल करके उस बॉडी पे दिया जा रहा है। माइनस आई नहीं बोलते, कितना बोलेगा 1 गुना 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन जब ए से निकाल कर किसको दे देंगे, बी को दे देंगे, तो उस बॉडी पे चार्ज जो है कितना हो जाएगा, उस बॉडी पे चार्ज बराबर हो जाएगा। बात को समझ में आगे होगा। ये सभी क्वांटाइजेशन और बेस के क्वेश्चन होंगे। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो भी बच्चे का गोल एक बहुत बड़ा गोल लेकर से चला हुआ है, तो मैं आपको बाबू हर तरह का क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे इतने टाइप का क्वेश्चन हर टॉपिक का नहीं मिलेगा, ये शायद मेरी गारंटी होगी। चलिए आप लोग को विदा लेता हूँ और आपको नेक्स्ट टाइम इस बात पे करेंगे।